नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। सूडान में फंसे करीब 3000 भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के 2 C-130 विमान और नौसेना का INS सुमेधा जहाज सऊदी अरब और सूडान पहुंच चुके हैं। इस मामले पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। रास्ते में और भी भारतीय हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें घर वापस लाने के लिए तैयार हैं। भारत सूडान में हमारे सभी भाइयों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के दोनों नेताओं की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने नीतीश कुमार से बस एक ही निवेदन किया। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। अगर हम बिहार में सर्वदलीय बैठक करते हैं तो हम यह तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहां जाना है, लेकिन पहले हमें यह संदेश देना होगा कि हम एक हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहती हूं कि बीजेपी जीरो हो जाए। मीडिया के सहारे और झूठ से ये बड़े हीरो बन गए हैं। वहीं नीतीश के एक पार्टी एक उम्मीदवार वाले फॉर्मूले पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर विचार, दृष्टि और मिशन स्पष्ट है तो कोई समस्या नहीं होगी। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए बयान में बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि क्या नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। शरद पवार ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। विपक्ष बैठकों की श्रृंखला को जारी रख सकता है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन है, इसकी नीतियां क्या हैं, ये देश के लिए क्या सोच रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। यदि विपक्ष केवल मोदी हटाओ के मूल मंत्र के साथ 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से उसे जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर आज PM मोदी मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे और 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। PM ने रीवा के SAF ग्राउंड पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। PM मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,11,000 लोगों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया और जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की लागत से तैयार 5 जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। PM मोदी ने कहा कि हमने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से गाँवों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाई। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज ई-ग्राम स्वराज जैम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। रीवा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें गांव के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी, क्योंकि गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भाजपा ने गांव के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया। हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांव का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस सरकार के दौरान इन सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। फर्क साफ है, आज़ादी के बाद की सरकारों ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया। जो व्यवस्था सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आज़ादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। प्रयागराज में मारे गए अतीक अहमद के कार्यालय के अंदर खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस का कहना है कि प्रयागराज के चकिया इलाके में स्थित कार्यालय में सीढ़ियों और सोफे पर रखे सफेद कपड़े पर खून के धब्बे मिले हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि वह खून किसका है। यह भी साफ नहीं है कि वह किसी मानव का खून है या फिर जानवरों का।
यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रयागराज के एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि मैंने खुद जांच की है। सीढ़ी के पास और रसोई के बगल में खून के धब्बे मिले हैं। एफएसएल की टीम पहुंचने वाली है, जांच की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस ऑफिस में खून से सने चाकू के अलावा खून से सनी चूड़ियां और एक दुपट्टा भी मिला है। इसके अलावा सोफे पर बर्तन, कुछ कैलेंडर और बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त पाई गई हैं। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनकी बेटी नताशा ने ट्वीट कर दी। उनकी बेटी ने ट्वीट किया, पंजाब का शेर, हिंदुस्तान का बेटा, कनाडा का प्रेमी, सच्चाई का पैरोकार, न्याय के लिए लड़ने वाला, दबे कुचलों और शोषितों की आवाज तारिक फतेह नहीं रहे। उनकी क्रांति उन सभी के साथ जारी रहेगी जो उन्हें जानते और प्यार करते थे। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनावों पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ एक तदर्थ समिति बनाएगा और यही समिति अगले 45 दिनों में रेसलिंग फेडरेशन के चुनावों को पूरा कराएगी और तब तक समिति कुश्ती संघ का रोज का कामकाज भी देखेगी। इसके साथ साथ जनवरी में बनाई गई ओवरसाइट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर समाधान के लिए उचित फोरम और प्रक्रिया नहीं है। कुश्ती संघ और खिलाड़ियों समेत सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए और संघ और खिलाड़ियों के बीच बेहतर संवाद होना चाहिए। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट समेत 7 अन्य पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि पहलवान बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई महिला पहलवानों ने जनवरी में बृजभूषण पर यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा कोई नजरिया नहीं है। वे तेलंगाना को सिर्फ फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। ओवैसी ने भाजपा से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ओवैसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यदि शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के डेथ वारंट वाले बयान पर अब देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। बिना संजय राउत का नाम लेते हुए फडणवीस ने कहा कि राजनीति में भी कुश्ती चल रही है। हम सभी जानते हैं कि कुछ पहलवानों को कुश्ती में डोपिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब राजनीति में भी कुछ लोग आज सुबह 9 बजे उठकर कुश्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पहलवान डोपिंग करते हैं उन्हें अंततः खेल से बाहर होना ही होता है। केवल असली पहलवान जीतते हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि हमने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से लड़ाई जीती। हमें आशीर्वाद देते रहें ताकि हम 2024 के लोकसभा चुनावों में फिर से जीत सकें। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और यह अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। हालांकि सत्तारूढ़ शिवसेना ने राउत को फर्जी ज्योतिषी करार देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। दरअसल संजय राउत ने जलगांव में पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। बता दें कि राज्यसभा सदस्य राउत हाई कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे, जिनमें से एक में शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। यूपी में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आज सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बापौती। माफिया और अपराधी आज अतीत की बात हो गए हैं और उत्तर प्रदेश सुरक्षा, समृद्धि और रोजगार के प्रतीक के रूप में विकसित हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले सरकारें दंगे भड़काने में लगी थीं। आज यूपी में कहीं भी कर्फ्यू नहीं है। यूपी में भयमुक्त माहौल कायम हो गया है। उन्होंने कहा जातिवाद की बात करने वालों ने सबसे ज्यादा अपनी ही जाति का शोषण किया है।
उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि पहले किसान और नागरिक सुरक्षित नहीं थे, जाति के नाम पर गरीबों का पैसा खाया जाता था। सपा बसपा को आपकी चिंता नहीं, उनको सिर्फ वोट की चिंता थी। आईपीएल 2023 में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।